हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा, आपकी दोस्त, और यहाँ पे हम ज्यादातर बात करते हैं करियर ग्रोथ, एआई, मेटावर्स की दुनिया, जॉब गाइडेंस, करियर टिप्स एक्सेट्रा एंड मेनी मोर। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी देख लो। आज हम बहुत अंडररेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज स्टेक होल्डर्स। आज मैंने टॉपिक चूज किया है स्टेक होल्डर बिकॉज आप कितने भी टैलेंटर हो, चाहे आप बेस्ट डेवलपर हो, बेस्ट टेस्टर हो, बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर हो, बेस्ट बिजनेस एनालिस्ट हो, बट अगर आपके स्टेक होल्डर्स अलाइन नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। ये एक हार्श रियलिटी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। देयरफॉर मैंने सोचा क्यों ना आज बात किया जाए स्टेक होल्डर्स के ऊपर, हाउ टू मैनेज स्टेक होल्डर्स। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि प्रोजेक्ट में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप प्रॉपर डेडलाइंस मैच कर रहे हो, आपकी टीम भी अलाइंड है, आपके रिक्वायरमेंट्स भी अच्छे से अंडरस्टूड है, आप अच्छी क्वालिटी डिलीवर भी कर रहे हो, और लास्ट मोमेंट पे स्टेक होल्डर एकदम से बोल दे, अरे ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी? एंड गाइस, यही से रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, प्रोजेक्ट का फेल्यूर एग्जीक्यूशन की वजह से नहीं होता, प्रोजेक्ट का फेल्यूर स्टेक होल्डर मिसअलाइनमेंट की वजह से होता है। आज के वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि स्टेक होल्डर्स कौन है और उनको कैसे मैनेज आप कर सकते हो, एंड वील आल्सो सी सम रियल टाइम केस स्टडीज फ्रॉम आवर इंडस्ट्री। पहले समझते हु आर द स्टेक होल्डर्स। Stakeholders are people who are directly, indirectly impacted by your product. Depend on this, there are two types of stakeholders: internal stakeholder and external stakeholder. Internal stakeholder belongs from your company and external stakeholder are your products. पर अगर मैं broadly classify करना चाहूँ तो first one is project stakeholder, जो कि प्रोजेक्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि your developers, your testers, your operation team, your sales teams, your marketing team. सेकेंड टाइप होता है बिजनेस स्टेक होल्डर या की स्टेक होल्डर। दिस स्टेक होल्डर आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे बिलोंग फ्रॉम अ प्रोडक्ट साइड। दिस स्टेक होल्डर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू द रिक्वायरमेंट्स एंड इनको अलाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग टास्क। थर्ड टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स आप देखोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट में, विच आर थर्ड पार्टी स्टेक होल्डर, जनरली वेंडर्स, पब्लिक ओपिनियन, फूड इंस्पेक्टर एक्सेट्रा, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ थर्ड पार्टी स्टेक होल्डर। एंड फोर्थ टाइप आता है नेगेटिव स्टेक होल्डर। बेसिकली ये वो स्टेक होल्डर है जो चाहते हैं आप प्रोग्रेस नहीं करो। हर स्टेक होल्डर के पीछे 3 हिडन ड्राइवर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल गोल, सेकेंड वन इज फियर एंड थर्ड वन इज इंसेंटिव। पहले बात करते हैं पर्सनल गोल की। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन पर्सनल गोल एंड प्रोजेक्ट गोल। पर्सनल गोल जैसे मैनेजर को प्रमोशन चाहिए, क्लाइंट को विजिबिलिटी चाहिए एंड टीम लीडर को कंट्रोल चाहिए। अगर हम फियर की बात करें तो हर स्टेक होल्डर किसी न किसी चीज से डरा हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट फेलियर फियर, ब्लेम का फियर जो बाय एंड ऑफ द डे प्रोजेक्ट फेलियर की वजह से स्टेक होल्डर के ऊपर आ सकता है, एंड लॉस ऑफ कंट्रोल। एंड ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है इंसेंटिव्स के ऊपर। चलो इसे रियल केस स्टडी से समझते हैं। लेट्स से आप एक आईटी कंपनी में काम कर रहे हो जहां पे आपका मैनेजर बार बार इंटरफेयर करते जा रहा है। As a team member, to be honest, you may feel this is micromanagement, right? होता है ऐसे। But guys, reality ये है, उसका previous project fail हो चुका है and उस पे senior leadership का बहुत pressure है। He is not in controlling mode, he is in survival mode. अब मैनेजर का इंटरफेरेंस कैसे कम किया जा सकता है? टीम अगर मैनेजर को समझ के ले, प्रोएक्टिवली काम करे, प्रॉपर स्टेटस एंड अपडेट रिपोर्ट करे, इन केस इफ यू हैव एनी रिस्क वो पहले ही आप आइडेंटिफाई करो एंड हाईलाइट करो, तो मैनेजर का इंटरफेरेंस दैट इज माइक्रो मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। गाइस, बिहेवियर को मत जज करो, उसके पीछे का इंटेंशन समझो। मोस्ट ऑफ द पीपल मैंने देखा है पावर को डेजिग्नेशन से जज करते हैं, बट इन रियलिटी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पावर, फॉर्मल पावर एंड इनफॉर्मल पावर। फॉर्मल पावर इज नथिंग बट टाइटल, जो टाइटल से आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, वीपी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। बट इनफॉर्मल पावर आती है इन्फ्लुएंस से, जैसे कि यू मस्ट बी हैविंग सम सीनियर डेवलपर जिसका सब सुनते हैं, या फिर आपकी टीम में ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो जिसके पास टाइटल नहीं है पर जो डिसीजन इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। चलो तो इसे रियल केस स्टडी से समझते हैं। लेट्स से एक प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ एक सीनियर लीडरशिप को मैनेज कर रहा है एंड व्हाइल डूइंग दिस उसने एक सीनियर डेवलपर को इग्नोर कर दिया। अब मैनेजर ने सीनियर डेवलपर को इसलिए इग्नोर किया बिकॉज सीनियर डेवलपर के पास टाइटल नहीं है एंड टाइटल है सीनियर लीडरशिप के पास। नाउ लेट्स सी इट्स साइड इफेक्ट्स।
Since he's a senior developer, development architecture decisions are taken by him. And since project manager ने उसे ही ignore कर दिया, as a result, last stage पे changes हुए, work delay हुआ, and again team needs to rework. So यहाँ पे आपका project fail हुआ. So don't get confused between power and designation. आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल रोल या फिर फॉर्मल पावर से नहीं चलती है. ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस नेटवर्क की वजह से चलती है. गाइस, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जहां पे आप 5-6 स्टेक होल्डर्स के साथ एक साथ काम कर रहे हो, वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. वहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी नीड टू ट्रीट ऑल दिस स्टेक होल्डर्स इक्वली. किसी भी स्टेक होल्डर को ज्यादा प्रायोरिटी या कम प्रायोरिटी हमें नहीं देना है. वी मस्ट ट्रीट देम इक्वली. अगर आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो तो स्टेक होल्डर्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करो: चैंपियन, ब्लॉकर्स एंड न्यूट्रल. चैंपियंस वो स्टेक होल्डर है जो आपको सपोर्ट करता है, उनका यूज करो इन्फ्लुएंस के लिए. ब्लॉकर स्टेक होल्डर्स वो है जो आपको हर चीज में अपोज करते हैं. प्लीज डोंट फाइट डायरेक्टली विद देम. टू डील विद देम मेक यूज ऑफ चैंपियन स्टेक होल्डर्स. एंड देन आते हैं न्यूट्रल स्टेक होल्डर्स जो किसी के साइड में नहीं होते हैं, तो इन्हें आप अपनी साइड कर सकते हो. चलो इसे समझते हैं एक रियल केस स्टडी से. लेट्स से एक कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है. वहां पे एक डिपार्टमेंट हेड चेंज अपोज कर रहा है. यहाँ पर आपको एज अ टीम और एज एन इंडिविजुअल वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन उस स्टेक होल्डर के साथ फाइट नहीं करनी है. इंस्टेड दूसरे डिपार्टमेंट को ऑनबोर्ड करो, उनके सक्सेस स्टोरीज दिखाओ एंड बिल्ड द मोमेंटम. कंडक्ट मल्टीपल मीटिंग्स शोइंग द सक्सेस. एंड में क्या हुआ? आपने फाइट नहीं किया, आपने ब्लॉकर को ऑटोमेटिकली अलाइन कर दिया. रेजिस्टेंस को डायरेक्टली मत तोड़ना, इंस्टेड उसके अराउंड इन्फ्लुएंस बिल्ड करो. Most important point for us to manage stakeholder, that is narrative control. Instead of giving direct update to your stakeholder, आप एक narrative build करो. It will create an good impact. So let's try to understand this by using simple example. Let's say you are in a situation जहाँ पे आपका project delay होता जा रहा है. So when you connect with stakeholder, instead of saying the project is getting delayed, you can show him documents or graph showing early risk identification and ensure him like we are adjusting the quality, therefore we need some extra time. So आप अगर मीटिंग में जाते हो और डायरेक्टली बोलते हो like project will get delay, your stakeholder will get angry. You need to manage your stakeholder carefully. Therefore, instead of doing that, please go with proper documentation of your risk analysis. Tell him the reason and actions which you are taking ahead. For this, as a business analyst, we develop a good document called RAID. RAID. RAID is a framework which stands for R for risk, A for assumptions, I for issues and D for dependencies. तो इसमें आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो. एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग प्रोजेक्ट इज गेटिंग डिले, यू शो हिम द एनालिसिस. सो गाइस, लेट मी हेल्प यू विद गोल्डन रूल्स. बोलने से पहले सोचो कि आपके स्टेक होल्डर को एग्जैक्टली चाहिए क्या. आपका स्टेक होल्डर किस चीज से डरता है एंड आपका स्टेक होल्डर मेन क्या परसेप्शन क्रिएट करना चाहता है. गाइस रिमेंबर, नॉर्मल लोग एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करते हैं बट एक्सपर्ट्स एक्सपेक्टेशंस को डिजाइन करते हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय यूजिंग सिंपल एग्जांपल. अगर आप आपके स्टेक होल्डर को बोल रहे हो कि एक फीचर है जो मैं 2 वीक में डिलीवर कर दूंगा, और अगर आप वो फीचर 2 वीक में डिलीवर करते हो, देन दैट्स नॉर्मल एक्सपेक्टेशन. पर उसी जगह पे अगर आप स्टेक होल्डर को बोलते हो ये फीचर हम 3 वीक्स में डेवलप करके देंगे, बट आप वही फीचर उसको 2 वीक्स एंड 2 डेज में डेवलप करके दे रहे हो, तो स्टेक होल्डर का रिएक्शन अमेजिंग रहेगा. ही विल बी हैप्पी विथ योर कंपनी. अगर आप अच्छे से प्लान बना के क्लाइंट को अर्ली डिलीवरी दे रहे हो, देन क्लाइंट इंप्रेस होके आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है. बट अगर आप अर्ली डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो तो क्लाइंट का ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है. सो प्लीज डबल चेक व्हाइल यू आर गिविंग कमिटमेंट टू योर क्लाइंट्स. नाउ गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट स्टेक होल्डर्स. लेट्स सी. फर्स्ट वन, स्टे काम एंड डोंट रिएक्ट इमोशनली. यहाँ पे फोकस ऑन इशू एंड नॉट टोन. सेकेंड वन, अंडरस्टैंड देयर मोटिव. Ask what they want. Do they have any fear or pressure? Third one, listen actively first. Fourth one, clarify their expectation at very early phase. यहाँ पे avoid assumptions and confirm your requirements. Fifth point, use data, not opinions. Sixth point, give them options, not rejections. Seventh point, communicate with them proactively because regular updates helps to reduce micromanagement. Eighth one, if possible, document each and everything. Ninth one, set boundaries. Don't accept unrealistic demand from them blindly.
And guys, if possible, take help of your champion stakeholders in case of any difficulty. They'll support you. Remember guys, we have to control the situation and not the person. That's all for the video. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना. अगर आपको रियल टाइम केस स्टडीज डिस्कस करने हो फॉर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और अगर आपको वीडियो और एक चाहिए तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. सब्सक्राइब फॉर सच मोर करियर गाइडेंस एंड टिप्स. थैंक यू. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.